सभी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित केंद्रीय प्रतिनिधि भाई साहब दुबे जी, आशीष जी, नागर जी और विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे विद्यार्थियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम परम सत्ता से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को इस दिशा में लगाए हुए हैं। एक जागरूक युवा, एक पढ़ा लिखा युवा, एक समझदार युवा और एक बहादुर युवा किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, राष्ट्र को गति दे सकता है, ये किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और हम सब भी युवावस्था से ही, बहुत छोटी उम्र से, चूंकि हमारे पिताजी भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो बचपन से हम लोग इसी में पले बढ़े और यहीं से संस्कारित हुए। लेकिन जब हम बाहर समाज में देखते हैं, प्रशासन में देखते हैं, तो देख पाते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं या हमारे जिस प्रकार से हमें गढ़ा गया है, जो हमारा समाजीकरण हुआ है, गायत्री परिवार के साहित्य को पढ़ करके, गायत्री परिवार के शिविरों को अटेंड करके जो हम बड़े हुए हैं, और समाज में जो कुछ भी घट रहा है उनमें थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं। कहीं कहीं हम खुद भी शोषण का शिकार हो जाते हैं, हमारा खुद का भी शोषण होने लगता है। सज्जन व्यक्तियों को कमजोर समझा जाता है, ईमानदार लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, और जिसने उल्टा सीधा काम करके संपत्ति बना ली या भौतिक जगत में उपलब्धियां हासिल कर ली और सादा जीवन, उच्च विचार जैसी चीजों का उसके सामने उसको बोना सिद्ध किया जाता है। तो ये जो परिस्थितियां, ये जो विसंगतियां आती है, इससे बहुत सारे युवा गायत्री परिवार से भी जुड़ने में, युवा प्रकोष्ठ से भी जुड़ने में थोड़ा सा बिदकते हैं। उनको लगता है कि इस अवस्था में यदि हम ये सब काम करेंगे तो शायद हम पिछड़ जाएंगे, फिर हंसी के पात्र होंगे, हमारे साथी लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, खास करके जो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं और समाज में ये सब चीजें अंतर देखते हैं। दूसरा, जो गायत्री परिवार को नहीं जानते, इसके कार्यक्रम को नहीं जानते, वो पीला कपड़ा देख करके, भगवा देख करके उनको लगता है कि ये कोई धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम है या इस प्रकार का है, जबकि ये एक शुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण है और हमारा राष्ट्र निर्माण का काम है। इन सब चीजों को समझने के लिए तो मिशन का साहित्य पढ़ना पड़ेगा, गुरुजी को समझना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेंगे। ये सब चीजें नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो उसका हमने एक सस्ता सा माध्यम निकाला कि क्यों ना बच्चों की कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वही हम गायत्री परिवार के मंच से शुरू करें। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गायत्री शक्तिपीठ से कराएंगे, गायत्री परिवार के माध्यम से कराएंगे, तो यहाँ गुरुजी का संदेश भी दे पाएंगे। और दरअसल प्रशासन के जो काम है और गायत्री परिवार के काम है, उनमें बड़ी समानता है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में आप देखेंगे, गुरुजी के प्रवचनों में भी आप देखेंगे, तो गुरुजी एक शब्द उपयोग करते थे, लोक सेवक। हम सब के लिए उन्होंने कहा लोक सेवी, और इसे कहा कि लोक सेवा के क्षेत्र में जो आना चाहते हैं तो हर जगह आप देखोगे तो लोक सेवा। और जो सरकार परीक्षा लेती है प्रशासन की, उसका नाम है लोक सेवा आयोग की परीक्षा, पीएससी की परीक्षा, पब्लिक सर्विस कमीशन। निश्चित रूप से गुरुजी ने शब्द का चयन आजादी से पहले किया होगा, या लोक सेवी जो माना होगा वो संविधान बनने से पहले, और
प्रशासनिक आयोग वगैरह बने, इससे पहले उन्होंने लोक सेवा शब्द अपने परिजनों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उपयोग किया होगा। वाकई में लोक सेवा का मतलब यही है कि स्वार्थ की तुलना में परमार्थ को महत्व देना, दूसरों के प्रति उदारता और अपने प्रति कठोरता, ये लोक सेवा का प्रथम चरण है। और यही शिक्षा जो है गुरुजी ने अपने जीवन से भी दी है, त्याग से दी है और समर्पण मांगता है गायत्री परिवार। तो मुझे लगता है एक प्रशासनिक सेवाएं और गायत्री परिवार, प्रशासनिक सेवाओं में ये है कि सरकार उनको एक सैलरी देती है, नौकरी कहलाता है वो, और उसमें एक सैलरी मिलती है और योग्यता अनुसार गाड़ी, बंगला और सुविधाएं मिलती है, अधिकार भी मिलते हैं कानून की वजह से। और हम सब लोग जो काम करते हैं लोक सेवा का, वो स्वेच्छा से करते हैं और अपने खर्च पे करते हैं, और गायत्री परिवार के निर्देशों के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो काम एक ही है। जितने हमारे सप्तसूत्री आंदोलन हैं, इन सबको यदि आप उधर जोड़ करके देखेंगे तो बल्कि हमारे जो काम है ज्यादा विहंगम है, ज्यादा सर्वांगीण है, संपूर्णता में है। और वहां जो काम है वो खाना पूर्ति तक है, कानून का कागज पूरा करने तक है। कागज की लैंग्वेज अगर पूरी हो गई तो वहां उनका काम पूरा हो जाता है, उसी हिसाब से सैलरी फिक्स होती है। तो हमारी सैलरी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है जिस काम को करते हैं भावना से करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन एक लेख जो है वो बना रहता है, क्योंकि देर सवेर हम सबको भी प्रशासनिक इस ढांचे को समझना पड़ता है। और हम सबके निजी भी काम होते हैं, हम सबके निजी जरूरतें भी होती है। जैसे गायत्री शक्तिपीठ भी जहाँ कहीं पे भी हैं तो आप जानते हैं कि ट्रस्ट का गठन होता है, तो वो एसडीएम के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उसका। तो एक तरह से कानून से और इससे पाला गायत्री परिवार का भी पड़ता है। हम भी कानूनी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरते हैं कई बार। आप सबका भी आधार कार्ड बना होगा, आप सबके भी राशन कार्ड से लेकर के तमाम मतदाता परिचय पत्र से लेकर के हम सब उस प्रक्रिया से, क्योंकि हम गायत्री परिवार के परिजन होने के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं, और नागरिक होने के कारण हम कानून और संविधान से भी बंधे हुए हैं। तो इसलिए एक हमारा सुझाव है कि आप क्षेत्रों में जो भी आप कार्यक्रम चला रहे हैं, पर्यावरण का हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, यज्ञ गरगर यज्ञ वाला जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जो आने वाली जनरेशन गायत्री परिवार की हो, उसको एक क्षेत्र और मजबूत होना चाहिए, उसका प्रशासनिक और संवैधानिक और कानूनी ज्ञान वाला। उसकी लीगल अवेयरनेस भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस भी हो। क्योंकि ये तीनों अवेयरनेस होगी तो एक तो वो कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसके साथ जालसाजी नहीं हो सकती। दूसरा, कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे यदि वो उभरा और गायत्री परिवार में यदि उसको व्यक्ति को कोई पद मिला भविष्य में, तो बहुत अच्छे से संचालन कर पाएगा और अपनी कानूनी समस्याओं को और उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं ये बहुत सारी समस्याओं को डील कर लेते हैं। दूसरी चीज, हम लोगों ने करप्शन के खिलाफ कई बार लिखा है, हमारे गीतों में भी करप्शन के खिलाफ बहुत सारी बातें आती, लेकिन भ्रष्टाचार जो हमारे देश की समस्या है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जब भ्रष्टाचार की समस्या के लिए जो संकल्प लिए जाते हैं, उसमें अधिकांश संकल्प ये रहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे या हम खुद भ्रष्टाचार नहीं करें। लेकिन भ्रष्टाचार का शिकार होना भी अपने आप में एक, गुरुजी ने जो है हर जगह आपने एक वो नारा भी सुना होगा, ठगे नहीं खुद भी न ठगाए। तो आपको किसी दूसरे को ठगना नहीं है और खुद ठगाना भी नहीं है, क्योंकि खुद जब हम ठगा जाते हैं तो फिर हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस में, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हिल जाता है, हमारा आत्मविश्वास में कमी आती है। हमको ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमको कोई साधारण आदमी भी ठग के चला जाता है। तो आप में से जो भी कोई व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, आपसे कोई ट्रांसफर के लिए पैसे मांगता है, नौकरी करते हैं तो, या इधर उधर कहीं कोई होता है, या दुकान करते हैं तो कोई वसूली करके ले चला जाता है, तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। कम से कम गायत्री परिजनों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि उन्हें कोई ठग न सके। और इस स्थिति को लाने के लिए आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगी। छोटी छोटी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को यदि आप रखेंगे और उनको अगर उन अधिकारियों को बताएंगे, जो भी ठगने के लिए कर्मचारी अधिकारी आ रहा है, तो आपसे वो पैसा मांगना दूर बल्कि आपसे डरेगा।
और आप कई लोगों को बचा भी सकते हैं। तो भ्रष्टाचार दोनों तरफ से बंद होगा। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको भी सुधरना चाहिए, और जागरूक होकर के जिन लोगों से वसूली की जा रही है उनको भी जागरूक होना होगा। तो दोनों स्तर से जब होगा, जब देश में हम लोग इस बारे में भी, तो हम लोगों को युवा आंदोलन के साथ एक भ्रष्टाचार उन्मूलन वाला भी एक कार्यक्रम जो है इसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। तो आप सब भी अपने शक्तिपीठों पर और आप जहां पर भी युवा कार्यक्रम का ये संचालन कर रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल को उनको देखने के लिए कह सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी होती है ऐसी, क्योंकि जो सूचना है, सही सूचनाएं प्राप्त नहीं करना, सूचनाओं का मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो गलत होती है, और एक डिस इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं जो गलत सूचनाएं जानबूझ करके फैलाई जाती है। आजकल आपने एक शब्द देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या ऐसे ही मनगढ़ंत जो खबरें बनती है। वाकई में हमको जागरूक होना होगा, ये भी एक राष्ट्र सेवा है। क्योंकि ठीक है कि हमारी कोई धार्मिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ हमारी प्रतिबद्धताएं हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन सच्चाई हमें पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि गायत्री परिवार के आदमी को प्रज्ञावान कहा गया, और प्रज्ञावान का मतलब जो है वो फिर उसमें कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा बहुत उच्च किस्म की बुद्धि का नाम है, जिसमें और हमारी तो गायत्री माता है जिसका वाहनी हंस है, जो नीर शीर विवेक के लिए जाना जाता है, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है। तो सच्चाई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सत्यता की परख करने के लिए भी अध्ययन बड़ा आवश्यक होता है। तो धार्मिक साहित्य के साथ साथ हमको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, क्योंकि कॉमन सेंस के बिना तो काम चलेगा नहीं, दूसरे ज्ञान तो अपनी जगह हैं। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिजनों के बच्चे में, या आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, जो महंगी कोचिंग नहीं कर पाते, तो गायत्री परिवार के माध्यम से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। अब सब लोगों को आप यहाँ भोपाल गायत्री शक्तिपीठ पे नहीं भेज सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं कि YouTube चैनल से उनको जोड़ सकते हैं, और उनको आप हमारा चैनल बता दीजिए। यहाँ से भाई साहब बता देंगे। वैसे मेरे नाम से ही चैनल है, पुरुषोत्तम मेघवाल नाम से, या मेघवाल साई इस नाम से, गायत्री शक्तिपीठ लिखेंगे तो भी मिल जाएगा। तो उस चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो निरंतर हर सप्ताह आपको 1.5 से 2 घंटे के, 1 से 1.5 घंटे के 2 लेक्चर मिलेंगे। तो 3 घंटा रोज जो है, अगर हमारे युवा भाई हमारे संपर्क में रहेंगे तो उन्हें विभिन्न विषयों की भी जानकारी होगी, समसामयिक घटनाओं की जानकारी होगी, देश दुनिया की जो समाचार हैं उनकी समझ होगी। साथ साथ हम अवेयरनेस की बहुत सारी चीजें चलाते रहते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यहाँ बैठे हैं, अभी तो कम है आज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी विभाग में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो सीधा आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, और रिश्वत लेना देना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी भी ऐसे काम को जो महीनों तक लटकाए रखे हुए हैं उनको भी तुरंत करा लेते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और ये मुझे लगता है गायत्री परिजनों का होना चाहिए। क्योंकि अगर आखिर हम इस परिवार से जुड़े, गुरु से जुड़े, तो ये प्रखरता का एक स्वरूप है, प्रखर व्यक्तित्व का स्वरूप है, और तभी शायद हम समाज को नेतृत्व दे पाएंगे। क्योंकि समाज को नेतृत्व की भी आवश्यकता है। उस नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है जो नेताओं की गाड़ी में बैठता है और इधर उधर घूमता फिरता है, मंत्रियों और विधायकों और सांसदों के साथ घूमते फिरते हैं। वो नेतृत्व समाज का विकास नहीं कर सकता, वो समाज को दिशा नहीं दे सकता। अगर अपने को दुर्व्यसनों से लड़ना है, समाज की कुरीतियों से लड़ना है, तो नेतृत्व जो है बड़ा प्रखर होना चाहिए। और हमने कुछ प्रयोग के तौर पे यहाँ 2014 से करके दिखाया है। नैतिक शिक्षा की कक्षाएं और भी जगह चलती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षाएं और भी जगह चलती हैं, लेकिन इस कक्षा में जो आधार है वो बड़ा मजबूत है। इसमें आप बदमाश आदमी को जेल भेज सकते हैं, उसको बहुत जल्दी सबक सिखा सकते हैं, और वाकई में जो भौतिक कानून है जो हमारे लिए उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से, विभिन्न समय में जो संसद ने बनाए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ने उपलब्ध कराए हैं, हम लोगों को किसी कपोल कल्पना में नहीं जीना चाहिए कि हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, अब ये राज नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को हम खत्म कर। दरअसल जो भी व्यवस्था हमारे देश ने अपनाई है, बनाई है, राष्ट्रभक्ति अभी यही है कि हम उसी में ज्ञान हासिल करें, अपनी प्रखरता बढ़ाएं,
और बिल्कुल काल्पनिक चीजों से बाहर आकर के यथार्थ में हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वही चीज जो है हमारे परिजन, जैसे किसी आप डिस्ट्रिक्ट में 200 परिजन है हमारे, तो 200 परिजन आपस में इकट्ठा होकर के जो ताकत महसूस करते हैं, और अगर उसमें कोई नामी गिरामी वकील है जो उस शहर का सबसे बड़ा वकील है और वो अगर गायत्री परिवार में है, तो आपको बिल्कुल एक अलग ताकत महसूस होती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमारे ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाएगी तो हम इनसे सबसे पहले सलाह ले लेंगे। नहीं तो वकील से, एक अच्छे वकील से मिलना भी एक बड़ी चिंता की बात होती है। मुझे भोपाल में कई लोग पूछते हैं, सर आप बहुत सारे ऑनेस्ट लोगों की बात करते हैं, तो एक ईमानदार वकील का हमको एड्रेस दे दीजिए जिसके पास हम चले जाएं। तो मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरे पास लिस्ट में कोई नाम नहीं होता कि मैं उस वकील का जो है आपको नाम बता सकूं, जो निःशुल्क बहुत अच्छी सलाह दे देगा या बेवकूफ नहीं बनाएगा। मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी की। तो ये थोड़ा सा अपने मिशन में भी इस प्रकार की गतिविधि जो है ये थोड़ी सी अलग है, और मुझे लगता है कि गुरुजी ने शुद्ध रूप से कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा वो परिजनों से करते हैं कि हमारे जो परिजन हैं वो प्रखर व्यक्तित्व वाले हों, उनका ऊंचा व्यक्तित्व हो और वो समाज को दिशा देने वाले हों। तो मुझे आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग, मुझे लगता है कि इसके लिए युवाओं को जोड़ेंगे, और हम लोग युवा जोड़ो अभियान से भी जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब ने समिति बना रखी है और हमको काम दे रखा है, तो हम लोग उस समिति की तरफ से भी, मैं आपसे प्रदेश स्तरीय समिति की तरफ से भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक जिले से इस समिति में हमको एक एक सदस्य मिले, और आप में से जो भी इच्छुक हों वहाँ के युवाओं का हम अलग से मार्गदर्शन भी कर सकें। हमारे फोन नंबर भी उनको दीजिए, यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, बस यही प्रार्थना है। तो इसी के साथ मेरी बात हाँ। गाँवों पे चर्चा कर रहे थे और मेरी काफ़ी दिन से जिज्ञासा थी कि गाँव में नियम कानून संविधान के प्रति जानकारी, योजनाएं, उनकी जानकारी नहीं होती अमूमन, और हमारे 70-75% लोग गाँव में ही रहते हैं। उसके लिए कोई ऐसा सरल भाषा में या कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए ताकि हम लोग उस प्रकार से अपनी प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग गाँव पहुँच जाएं और उनके संदेश के साथ एक अच्छा गाँव में लोगों को जानकारी दिलाएं। आपकी अधिकार है, आपकी ये योजनाएं हैं तो आपको लाभ देना चाहिए, और वो चीज से वंचित रह जाते हैं। कानून में अमूमन हम लोग किसानों को देखते हैं, छोटी छोटी चीजें उलझे रहते हैं, अपनी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाते, ना आत्मिक प्रगति ना भौतिक प्रगति कर पाते। तो इसके लिए मार्गदर्शन हमको बिल्कुल। मैं एक तो ये बता देता हूँ आपको कि हर घर में 9वीं से ऊपर पढ़ने वाले बच्चे कोई न कोई होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो आप हमारा YouTube चैनल जो है वो पर्याप्त है। उसमें हैं सब तरह की, पुरुषोत्तम मेघवाल नाम से कर लीजिए या मेघवाल IAS से नाम से कर लीजिए, गायत्री शक्तिपीठ भोपाल का भी करेंगे तो शायद उसमें आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वो सजेस्ट कर देंगे। अब बिल्कुल जिनका सरल भाषा की जो आप बात कर रहे हो वो सरकार के लिए भी चुनौती है, अभी तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने परिजनों के लिए इस प्रकार का कोई वीडियो, 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो ऐसी श्रृंखला, अभी ये आने वाले जो और प्रशिक्षण सत्र दूसरे प्रदेशों में चलेंगे उसमें भाई साहब रखेंगे हमारा एक सत्र 1 आध घंटे का, तो उन्हीं को आप सर्कुलेट करवा दीजिएगा, तो वो इसी प्रकार का होगा। हम उसको ऐसा ही बना लेंगे आने वाले सत्रों में, तो वो हम आपको फॉरवर्ड करवा देंगे। ग्रुप बनाया भाई साहब इसका, हाँ, तो बस उसी ग्रुप में जो है आपको उसको सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है सर? ठीक। तो हम लोग जो पिछली बार आपने प्रयोग किया YouTube पे शेयर करने का, वो बहुत सफल रहा, तो लाइक शेयर कमेंट वाला जारी रखिए, ठीक है, वो अच्छा सफल है। दूसरी चीज, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा है कि आप बहुत समय तक दुविधा में रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें। कई बार 2-2 महीने तक भी बच्चे आते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता कि हम कैसे तैयारी करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जो YouTube के वीडियो है, इनको करंट वाला जो है अभी का इस सप्ताह वाले जो दोनों वीडियो हैं उसको सबसे पहले देखें, और उसके बाद पीछे, यहाँ से पीछे जाना शुरू करें, और जितना आप पीछे जाते जाएंगे, जितने ज़्यादा वीडियो आप लोग देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है कि कैसे समझें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि किताबें ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं,
लेकिन मात्र उससे सिलेक्शन होता नहीं, इतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत वास्ट तैयारी है और अपने अंदर बदलाव भी बहुत आता है। आप तैयारी करने के दौरान आप महसूस करते होंगे अपने अंदर बहुत बदलाव आता है। तो इतना परिवर्तन आता है तो ये तभी आ सकता है जब आपको सोचने का भी बीच में समय मिले। एकदम से वीडियो देखेंगे और होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो रोज 2-3 वीडियो रोज देखें और उन 2-3 वीडियो में जितना भी होमवर्क बताया गया है उसको उसी दिन करने की कोशिश करें। ऐसा आप पीछे की तरफ जाए तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और सारी चीजें, इन्वायरमेंट वगैरह सब होता जाएगा। कोई बहुत कठिन तैयारी नहीं है, बस एक सीक्वेंस मांगती है तैयारी का। तो वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक समय लगेगा। 6 महीने आते आते पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो आज हम लोग चूंकि जनरल साइंस पढ़ रहे थे और बायोलॉजी वाली बात कर रहे थे, तो उसमें आगे चलते हैं और हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी की बात करने वाले थे। देखिए, एनिमल डाइवर्सिटी में और एनिमल डाइवर्सिटी को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहले उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। पहला जो पॉइंट था वो था सेल। तो आप लोग एरो बना करके लिख लीजिए, सेल। एरो बना के लिखिए टिश्यू, सेल, टिश्यू। हिंदी मीडियम वाले ऊतक लिखते हैं, लेकिन ऊतक वगैरह ये सब लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग सामान्य चीजें जो है वो इंग्लिश में ही लिखें। परीक्षा में भी आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, चलेगा, मान्यता है उसकी पूरी, ठीक है। उसमें कोई हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होता है, संगठन का तरीका होता है। क्योंकि जो इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, तो वो कोशिका से शुरू हुआ। तो यूनिसेल्युलरिटी एंड मल्टीसेल्युलरिटी। तो जो हम वायरस की बात कर रहे थे, फिर बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, प्रोकैरियोट सेल्स की बात कर रहे थे, देन यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें भी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर वाली बात। तो आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये वाला सीक्वेंस रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो रहेगी वो आती है सिमेट्री। डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्री, सममिति। सिमेट्री क्या चीज होती है? सिमेट्री ये होती है कि यदि हम मनुष्य की बात करें तो अगर हमको सीधा यहां से बीचों बीच काटा जाए, यहां से हमको सीधा बीचों बीच काटा जाए, इस तरह से सीधा, तो 2 हिस्से किए जा सकते हैं, बराबर 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक जैसे 2 हिस्से होंगे अगर बीचों बीच से काटा जाए, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो ये सबसे एडवांस सिमेट्री होती है। अगर आप प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ अमीबा जैसे है, तो अमीबा को बीचों बीच से काटेंगे तो 2 अलग अलग आकार के हिस्से होंगे, क्योंकि अमीबा बड़ा अनियमित आकार का होता है, इरेगुलर शेप होता है। माइक्रोस्कोप भी माइक्रोस्कोपिक भी है, लेकिन फिर भी इरेगुलर है वो। तो इरेगुलर होने की वजह से वो असममित कहलाता है। तो सबसे अविकसित अवस्था क्या कहलाती है? एसिमेट्री। एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल बॉडी। एसिमेट्रिकल बॉडी मीन्स बिल्कुल अभी विकास की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो विकास हुआ ही नहीं है, मतलब सबसे कमजोर अवस्था है विकास की। तो जीवन की शुरुआत में एसिमेट्री थी। सबसे पहले क्या थी? एसिमेट्री थी। दूसरे नंबर पे आएगा एसिमेट्री के बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। अब आप रेडियल सिमेट्री को जब देखेंगे तो वो ऐसे जैसे कोई चौक है या आपका पेन है, तो चौक को या पेन को आप किसी भी एंगल से काटें। बेलन होता है घर में खाना जो वो हम लोग रोटी बेलते हैं, उस बेलन को आप किसी भी एंगल से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, उधर से काटो, बराबर 2 हिस्से होंगे। एंगल चाहे जो भी रखो, कोण कैसा भी हो, क्योंकि वो बना इस तरह से, सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो जो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, उन सिलिंड्रिकल बॉडी को किसी भी एंगल से काटने पर वो बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। तो प्रोटोजोआ जो हैं वो एसिमेट्रिकल है, पोरीफेरा भी एसिमेट्रिकल है, और सिलेंट्रेटा
तो वो सीक्वेंस लिख ली थी आपने, मैंने फाइलम की सीक्वेंस बताई थी एक बार आपको, नहीं लिखी है तो पहले वो सीक्वेंस लिखो, फिर मैं आता हूं इधर वापस। सबसे पहले वो सीक्वेंस लिखो फाइलम के। पहला फाइलम लिखो प्रोटोजोआ। कितने लोगों को पता है ये सीक्वेंस? आप में से पता है पूरा इकाइनोडर्मेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक? अच्छा, तो लिखो प्रोटोजोआ लिखो। दूसरा लिखो पोरीफेरा। पोरीफेरा। तीसरा लिखो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। अगला लिखो प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस। अगला लिखो एनेलिडा, नहीं निमेटो हेलमिंथिस। अगला लिखो निमेटो हेलमिंथिस। नेक्स्ट एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा। मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था, आपने किया नहीं तो पता चल जाता। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कहा था 11th के एनसीईआरटी। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, 10वां हेमिकॉर्डेटा। सीक्वेंस गड़बड़ हो गया भैया आपका कहीं ना कहीं, कौन सा छोड़ दिए हो? इकाइनोडर्मेटा, अच्छा इकाइनोडर्मेटा ही लिख रहे हो। इकाइनोडर्मेटा ई से शुरू करना, ECHINO, ECHINO DERMATA, इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट हेमिकॉर्डेटा, 10वें नंबर पे लिखिए हेमिकॉर्डेटा। ये 10 फाइलम जो हैं ये सब इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये क्या है? नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां एक क्लासिफिकेशन होता है, वो इस सिमेट्री के बेस पे होता है। सिमेट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? पूरी प्रोटोजोआ तो बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि वो एसिमेट्रिकल है, लेकिन जो सिलेंट्रेटा है ये रेडियली सिमेट्रिकल है। सिलेंट्रेटा क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल। इसलिए सिलेंट्रेटा का एक नाम और है रेडिएटा। रेडिएटा क्योंकि रेडियली सिमेट्रिकल। और प्लेटी हेलमिंथिस से जो एनिमल्स होते हैं उनको बायलेट्रिया कहा जाता है। दे आर बायलेटरल्स, बायलेटरल सिमेट्रिकल्स, क्योंकि उनकी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री। इसलिए बायलेट्रिया एंड रेडिएटा 2 ग्रुप हैं एनिमल किंगडम में। तो रेडिएटा में कौन आते हैं? इकाइनोडर्म, ये सिलेंट्रेटा, और बाकी जो एनिमल्स आते हैं जितने भी, लास्ट में आप डाल दीजिए कॉर्डेट्स। लास्ट में एक और लिख दीजिए कॉर्डेट 11वां, तो ये नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे और 11वां हो जाएगा कॉर्डेट, जिसमें हम लोग आते हैं CHORDATA कॉर्डेटा। CHORDATA कॉर्डेटा या DATES कॉर्डेट्स। ठीक है, तो पहला वाला क्या बताया मैंने आपको? रेडिएटा, और दूसरा है बायलेट्रिया। तो कई बार आपसे परीक्षा में ऐसा सिंपल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि निम्न में से कौन बायलेट्रिया है? बायलेट्रिलिया या बायलेट्रिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अमीबा लिखा है तो एसिमेट्रिकल है, तो वो तो बायलेटरल नहीं है। हाइड्रा लिखा है या सिलेंट्रेट लिखा है, कोरल्स, जनरली सिलेंट्रेटा को क्या बोलते हैं? कोरल्स, तो वो फिर रेडियली सिमेट्रिकल है। स्टारफिश भी एसिमेट्रिकल होती है, क्योंकि स्टारफिश में 5 भुजाएं होती है, उसको कहीं से भी काटोगे एक तरफ 3 होगी, एक तरफ 2 होगी, तो वो उसको बायलेटरल सिमेट्रिकल भी नहीं कहेंगे और रेडियली सिमेट्रिकल भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। तो नीचे स्टारफिश लिखा है, हाइड्रा लिखा है, अमीबा लिखा है ना। और फिर पूछा है कि
और एक लिख दिया है खरगोश, रेबिट या माउस, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल कौन हुआ? खरगोश। अब आ गया समझ? तो बायलेटरिया कौन हुआ या बायलेटरल सिमेट्रिकल? तो उत्तर निकालना आ जाएगा ना। हाँ, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस एनिमल को सीधा बीच में से काटेंगे तो दो हिस्से बनेंगे। खड़ा कोई सिलेंड्रिकल एनिमल है और उसको किसी भी हिस्से से काटें तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है, और किसी को किसी भी तरीके से काटने की कोशिश करो बराबर दो हो ही नहीं सकते, वो एसिमेट्रिकल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विकास का क्रम है। एसिमेट्री से शुरू हुआ है और बायलेटरल सिमेट्री पे जाकर के वो रुका है। तो ये सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी होता है। तो एनिमल किंगडम को जब भी आप पढ़ो तो एक चीज ही है, एक तो आपको पहले बता दिया कि कोशिका से संबंधित है कि एक प्रोकैरियोट्स है, एक यूकैरियोट्स है, एक बहुत सिंपल था। फिर एक बता दिया था कि ये यूनिसेल्यूलर है, ये मल्टीसेल्यूलर है, एक ये बता दिया था। फिर यहीं पे एक और चीज है कि जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेल्यूलर है, और मल्टीसेल्यूलर के अंदर फिर उनको कहा था कि ये मेटाजोआ है, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। लेकिन मेटाजोआ बनते समय में वो टिश्यू तो बन नहीं पाया, पोरीफेरा जो बना ना, दूसरे नंबर पे पोरीफेरा लिखा हुआ है, स्पॉन्ज। पोरीफेरा में आते हैं स्पॉन्ज, जितने भी स्पॉन्ज हैं दुनिया के वो सारे पोरीफेरा हैं। तो पोरीफेरा जो है वो मल्टीसेल्यूलर तो है और मेटाजोन्स की शुरुआत भी हो गई, लेकिन उनको कहा जाता है प्लेकोजोआ। उनको क्या कहा जाता है? प्लेकोजोआ। यानी वो वास्तविक मेटाजोआ नहीं है। वास्तविक मेटाजोआ होने के लिए टिश्यू होना बहुत जरूरी है। वो तो सेल ही है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, बस वो मल्टीसेल्यूलर है। तो कोई मल्टीसेल्यूलर हो जाए इसका मतलब वो टिश्यू बन जाता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसा मल्टीसेल्यूलर बताओ जिसमें अभी ऊतक नहीं बना है, टिश्यू नहीं बना, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखो ये मैं इस साल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पिछले साल तक एमपीपीएससी का जब कभी पेपर होता था तो ऐसे प्रश्न आते नहीं थे और मैं छोड़ देता था। पढ़ाते समय मैं एक लिमिट बना लेता था कि मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये तो बहुत डीप में हो गया। अब पिछली बार उसने वो मेमल्स में 12 क्रेनियल नर्व्स जो वाला जो क्वेश्चन पूछा ना, उससे मेरा दिमाग वो हो गया कि मतलब पेपर बनाने वाला ने अब दया करना बंद कर दिया कि एमपीपीएससी का पेपर है ना। उस एक क्वेश्चन ने मेरा मत बदल दिया, इसलिए अब मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत जल्दी ऊपर से पढ़ा के निकल जाता था और पेपर भी वैसे ही आता था। यूपीएससी वाला तो और निर्दयी होता है। कई बार जिसने बायो में एमएससी किया ना, पीजी, उससे भी नहीं बनता, इतना बेकार प्रश्न पूछता है वो। तो वहां तो दया का कोई रोल होता ही नहीं। यूपीएससी वाला कभी दया नहीं करता अपने कैंडिडेट पे कि बच्चों का क्या होगा अगर उनको समझ में ना आया तो। वो तो इतना निर्दयी पेपर बनाता है कि चाहे तुमको एक समझ में आए उसमें 100 में से तुम बार, और इतना बता दो 20 से ज्यादा बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं। 20 तक ही समझ में आते हैं, 20-30 ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब तुक्के ही लगा के आते हैं। वो तुक्कों से ही बनता है आदमी, तभी तो वो जो टॉपर है ना उसको सूझ नहीं पड़ती ना कभी भी, वो कुछ नहीं होता, बस वो बोलता है बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या पढ़ना पड़ता है भैया, क्या पढ़ना? 50% पे इंडिया टॉप कर जाता है आदमी। बाकी एग्जाम्स जो होती है IIT, देख रहे हैं कितने लोगों के 100 में से 100 कितने लोगों के होते हैं? बोले इस बार 20 लोगों के 100 में से 100 थे, 100%। अब वो गया 99% और 97 और वो सब, अब तो 100 में से 100 ऐसे बच्चे हैं IIT में और मेडिकल में, नीट में, और उसमें आप बोलते हो नहीं इनके फिजिक्स में 100 में से 100 थे, मैथ्स में 100 में से 100 थे। तो यहाँ लाके बताओ ना, यहाँ। और वही बच्चा जब सिविल सर्विसेज में आता है जिसने वहां टॉप किया था 100% लाके, वो जब यहाँ आता है तो 51% इंडिया टॉपर, 50% या 51% पे इंडिया टॉप कर जाता है। इसका मतलब 49% तो उसको नहीं आता है ना। इसलिए आप घबराना मत ये कि पेपर बहुत कठिन आता है। हाँ, तो आपको कौन सा वहाँ 90% बनाना है? 51 बना लिया तो इंडिया टॉप कर जाओगे और सेलिब्रिटी हो जाता है। 1 साल तक उसका इंस्टाग्राम वो देखो कितना होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सारे हीरो सब फ्लॉप होते थे उसके सामने।
है ना, वही रहता है छाया हुआ, दिखने विखने में कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए उसको परवाह नहीं करना। लेकिन पेपर बड़ा निर्दयी होता है, ये बात तो है, तभी तो 50% पे इंडिया टॉप करता है। ये तो मेंस की बात हो गई, मेंस भी इतना ही बेकार है, आपको हवा ही नहीं लगती प्रश्न की कि उत्तर क्या लिखना है, फिर भी लिख के आना पड़ता है। तो जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जैसे तैसे नंबर देता है, उसी से बनता है आदमी। इसलिए तो टॉपर में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और अगर उसको कोई कॉन्फिडेंस हिला दे, अच्छा तुमने पढ़ा था, फिर वो सोचने लग जाता है मतलब इसको पता है। तो आप खुद भी बनोगे तब आधे से ज्यादा बुक्स जो है ना ऐसे ही पड़ी रहेगी। हम भी बने थे तब हमारी आधे से ज्यादा किताबें जो खरीदी थी वो खोली नहीं थी हमने, नई की नई पड़ी थी, नोट्स अधूरे रह गए थे, सब कुछ अधूरा था और बन गए थे। फिर लगा मतलब ऐसे बन जाते हैं, मतलब तो वो तो ये हाल तो सभी के साथ होता है ना। वो बताते नहीं है, वो ईमानदारी से बताते नहीं, उन्होंने बड़ा हुआ बना के रखते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। हमने कहा हम तो एक टॉपर को चिढ़ाते रहते थे। तो जब ऑफिस से आता था ड्यूटी से, तो फिर हम दो दोस्त थे, हम भी सिलेक्टेड थे लेकिन हमने छुट्टियां ले रखी थी, उसका प्री नहीं हुआ था, एक प्री लटक गया उसका, फिर अगला वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था लेकिन फिर से आईएएस के लिए बैठ रहा था लेकिन प्री में लटक गया। तो हम दोनों का प्री निकल गया था, तो हम जो छुट्टी ले ली थी हमने, तो एक ही डबल बेड पे सोते थे हम तीनों और एक साथ तैयारी करते थे एक ही रूम में। तो वो जो मेरा साथी था वो हमसे भी एक सीनियर था, तो हम सब भैया कहते थे उनको। तो मुझसे बोलता था यार इसका वो प्रतियोगिता दर्पण लेके आना, वो जिसमें इसका इंटरव्यू छपा है, तो वो मंगवाते थे उसको और उस प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना शुरू करता था। बोलते हैं कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा तुमको ये करना है वो करना। अच्छा तेरे दादाजी ने कहा था तेरे को? एक ऐसे से तो वो 10वीं लाइन में आता है तो रोने जैसा हो जाता था, आंसू टाइप है ना, मत पढ़ो यार भैया, क्या मतलब कितना शर्मिंदा करो, मतलब बोले कुछ भी 90% बकवास पूरे इंटरव्यू में। बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो आप पढ़ते हो ये सब एक अलग दुनिया है, ठीक है। बाद में आकर के लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। और हम तो हमारे साथ वालों को ही जानते हैं ना कि ये बना था। आप खुद के बीच में से कोई बन जाएगा, फिर वो जो इंटरव्यू देखना उसमें और आपने देखा आपका रूममेट, मतलब ये क्या लिखा भैया तूने, ऐसे तो कभी था ही नहीं कुछ। हाँ, और ये बुक्स की जो लिस्ट तुम दे रहे हो, ये वाली लिस्ट तो उसमें थी नहीं, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ये तो आपको समझ आएगा। तो 51% काफी होता है, 51% 52% तो बनता नहीं, इंडिया टॉप कर जाता है आदमी। तो हम लोग फिर हम भी बन जाएंगे, हम भी कम में ही बन जाएंगे, लेकिन फिर भी डीप में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का नेचर ऐसा हो गया ना कि अब थोड़ा सा डीप में प्रश्न। तो मैं यही बता रहा था बाइलेट्रिया और रेडिएटा। तो रेडिएटा जो बताया मैंने आपको, सिलेंट्रेटा क्या बताया, सिलेंट्रेट्स के बाद यहाँ जो है सब रेडिएटा है, बाद वाले बाइलेट्रिया कहलाते हैं। और उधर मैं जब आपको बता रहा था तब बताया था प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। और मेटाजोआ में पहला कौन सा बताया? प्लेकोजोआ। पोरीफेरा को क्या बोलेंगे? प्लेकोजोआ। और प्लेकोजोआ के बाद यूमेटाजोआ, है ना। सिलेंट्रेटा से लेकर के सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? यूमेटाजोअन्स या यूमेटाजोआ। तो वहां यूमेटाजोआ शुरू हो जाएंगे। वो वास्तविक बहुकोशिकीय प्राणी है वास्तविकता में। तो ये इवोल्यूशन की शुरुआत है, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि इन सब के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, जितने भी ये फाइलम लिखे हैं इन सब के सामान्य लक्षण लिखो, इनका प्रतिनिधि जंतु लिखो यानी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का नाम लिखो, वो ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इन सब का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लिखो, एक एक एनिमल जो इनको रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो वो लिखो, ठीक है। और तो ये हो गया आपका इससे जुड़ा हुआ। आगे आइए, आगे जैसे जैसे विकास होगा वैसे एक और शब्द आता है इसमें, उसको बोलते हैं सिलोम। सिलोम, बॉडी कैविटी। सिलोम लिखने के लिए COELOM, एलोएम सॉरी, CEOLOM, सिलोम। सिलोम एक इंपॉर्टेंट
और ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का स्तर है। ये है बॉडी कैविटी। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी है? तो जब इवोल्यूशन हुआ तो नेचर ने यह ख्याल रखा कि बॉडी कैसे बनाई जाए। आखिर आप कोशिकाएं बना रहे हो, कोशिकाएं जब मिलेंगी तो टिश्यूज बनेंगे, और टिश्यूज जो है फिर ऑर्गन बनेंगे। तो ऑर्गन का सिचुएशन जो होगा, सिचुएटेड कैसे रहेंगे वो, तो बॉडी में कैसे अरेंज होंगे। तो कुछ जो शुरुआत है उसमें तो सिलोम का सवाल ही नहीं उठता, यूनिसेल्यूलर में तो। लेकिन जब मल्टी सेल्यूलरिटी आई और जो मैंने आपको बताया कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, अब टिश्यू बनने लगे, तो ऐसे में जो सबसे पहले एनिमल्स थे उनको कहा जाता है एसिलोमेट। एसिलोमेट, एसिलोमेट। एक चार्ट और आप लोग ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करिएगा। ई ज्ञान कोश सर्च करना सबको आ गया है ना? तो गूगल में जाइए, ई ज्ञान कोश सर्च करिए और LSC 09 वाला सर्च कर लीजिए, या तो डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं LSC 09 लाइफ साइंस का। LSC 09 में एनिमल डाइवर्सिटी वाला है। वहां जाकर के आप जब सिलोम की और इसकी बात करेंगे तो वहां पर आपको एक चार्ट मिलेगा, उसमें फोल्डर में 3 जर्मिनल लेयर्स। 3 जर्मिनल लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, इसका एक आध प्रश्न बनता है। 3 जर्मिनल लेयर्स, 3 जननिक स्तर। तो ये 3 जर्मिनल लेयर जो बनती हैं ये गैस्ट्रूला स्टेज में बनती है। 3 जर्मिनल लेयर। गैस्ट्रूला क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। स्पर्म और ओवम को मिलने से जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक यूनिसेल्यूलर एनिमल की तरह होता है। वो यूं समझ लीजिए अमीबा जैसा ही एक एनिमल है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और एक ही कोशिका है। इसके बाद ये जाइगोट मल्टी सेल्यूलर बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्लीवेज होंगे, डिफरेंट टाइप के क्लीवेज होंगे। तो स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। तो सबसे पहले जो क्लीवेज होते हैं वो रेडियल क्लीवेज, बाद में जाकर के स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है। तो डिटरमिनेट क्लीवेज, इनडिटरमिनेट। तो क्लीवेज भी एक चैप्टर उसमें लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, तो शॉर्ट में हो जाएगा। उसी में आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास आएंगे तो वहीं पे आपको क्लीवेज वाला चैप्टर भी मिलेगा। ये सब इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी। इसको समझने के बाद आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसको कहते हैं ना वो आ जाता है। एकदम से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप समझ जाते हैं कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसे हवा में बातचीत नहीं हो सकती, है ना। कई लोग बारिश के साथ केंचुए गिरते हैं, बारिश के साथ ही सांप गिरते हैं, तो आप कहेंगे नहीं ऐसे बारिश से नहीं, बिल में से निकलते हैं, ऐसे नहीं होता। ऊपर से नहीं गिर सकते, हवा में कोई जीव नहीं बन सकता। बोले नहीं वो आकाश में बिजली कड़की थी उसमें बहुत सारे जीव बन गए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस है। बल्कि अमीबा बनाने में भी करोड़ों लाखों साल लगे हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं होता कि आकाश में आप ऐसे ही पैदा कर दें कुछ भी जीव। वो ऐसी कपोल कल्पना पे ऐसे, या आप कहीं DM है, कलेक्टर है, वो कोई आदमी बाबा बैठा है आपके यहाँ, एक अंगूठी बेच रहा है आपको या वही बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कम से कम ये सब चीज़ों पे संभव नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो नॉलेज होता है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट नॉलेज होता है और एकदम एक्यूरेसी होती है, उसमें बकवास नहीं चलती। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, क्लीवेज वाली बात कर। तो क्लीवेज होते हैं तो उसमें फिर मल्टी सेल्यूलरिटी आती है और उसको बोलते हैं मोरूला। ऐसे जो गोल फुटबॉल जैसा जो कोशिका बन जाती है, उसको कोशिकाओं का समूह बन जाता है, उसको मल्टी सेल्यूलर मोरूला कहलाता है। फिर उसके अंदर खोखली एक नली जैसा बनता है, एक कैविटी बनती है, उसको ब्लास्टोसिल कहते हैं, इसलिए वो बनता है ब्लास्टूला। ठीक है, वो कहलाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद में 3 जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसको बोलते हैं 3 जर्मिनल लेयर स्टेज, उसको कहते हैं गैस्ट्रूला, GASTRULA, गैस्ट्रूला। ये 3 जर्मिनल लेयर स्टेज होती है। तो ये भी इवोल्यूशन के दौरान हुआ। प्रोकैरियोट्स में तो ये सब संभव नहीं था,
बैक्टीरिया में तो। यूकेरियोट्स में जो प्रोटोजोआ था वो तो एक ही सेल था, उसमें कहाँ एक्टोडर्म बनाएंगे, कहाँ एंडोडर्म बनाएंगे, मेसोडर्म बनाएंगे। बाद में प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा जब बना तो वहां पर भी ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। सिलेंट्रेटा जो था वहां पर दो ही थी। पहली बार एक कैविटी बनने की शुरुआत हुई एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जिसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन। उसी के नाम के आधार पर उसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा। क्या होता है सिलेंट्रेटा? बीच में मिजेंट्रीज होती हैं, कुछ पट्टियां होती हैं, जिनको अभी पिछले साल 2-3 साल पहले न्यूज में था कि उसको एक ऑर्गन मान लिया गया, मिजेंट्रीज को भी एक ऑर्गन का स्टेटस दे दिया गया। तो नए नए नोबेल प्राइज मिलते हैं और नई नई जो मैगजीन्स आती हैं उनमें इन सब के सवाल आते हैं कि आखिर रिवॉल्यूशन के दौरान जो चीजें बनी हैं उनको ऑर्गन कब कहा गया, टिश्यू कब कहा गया। तो इसके ऊपर कई बार नोबेल प्राइज मिल जाते हैं, इसकी खोज जो करते हैं लोग। तो यहाँ आपको बता दें मिजेंट्रीज और सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोरल्स, इसीलिए देखो क्या है ना कि कोरल्स ने ही मिलकर के राम सेतु बनाया हुआ है। अब हम उसको राम सेतु बोलते हैं। तो कोरल्स जो होती हैं वो पानी पे तैरती हैं, क्योंकि कोरल्स एनिमल की बॉडी है और खोखली होती है अंदर, क्योंकि उस खोखली गुहा को क्या बोलते हैं सिलेंट्रॉन, उसमें हवा भरी रहती है तो पानी पे तैरती है। तो अब यहाँ रैशनैलिटी आ जाती है। इसलिए नरेंद्र कोहली जब राम कथा लिखते हैं तब वो बोलते हैं कि कोरल का टापू है राम सेतु, एडम्स ब्रिज, जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं या राम सेतु बोलते हैं। तो यहाँ जो भावुक लोग होते हैं वो बोलते हैं बड़ा कि भाई ये तो भगवान राम ने बनाया और उस पर राम लिखा था इसीलिए वो तैरा था पत्थर। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से देखें तो वो तो वैसे भी तैरता है, उसमें राम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोरल से, मूंगे की चट्टान है, हिंदी में उसको बोलते हैं मूंगे की चट्टान है। आप ऐसे ही उसको पानी में डाल दो वैसे ही तैरता है। तो जब नरेंद्र कोहली राम कथा लिख रहे थे, उनको अभी बीजेपी ने भी सम्मानित किया था। अब तो डेथ हो गई कोरोना में उनकी, लेकिन वो जब राम कथा लिखते हैं अभ्युदय के रूप में था, वो बड़ा वो बताते हैं कि ऑलरेडी वहां पर एक ब्रिज था लंका तक जाने के लिए, और वो वानर को भी ना बंदर नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं वानर एक ट्राइब है, उस एरिया की एक ट्राइब है, उसका नाम वानर है। वानर ट्राइब के लोग थे, बंदर नहीं थे। बंदर से तो आप क्या बात करोगे और कैसे कहोगे कि तुम जाकर के पत्थर डालो वहां पे, उल्टा चांटा मार दो, पता नहीं, है ना। तो बंदर से तो आप बात नहीं कर सकते ना, मतलब बंदर कहाँ इतना कहना मानता है कि तुम ये कर लो वो कर लो। तो नहीं, वो बोले वो वफादार थे और वो ट्राइब के लोग थे, उस ट्राइब का नाम था वानर। देखो इस तरह से अगर करोगे तो फिर वो रेशनल हो जाएगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट में आ जाएगा और ये रामायण गले भी उतर जाएगी, ठीक है। और वो साइंस वाला भी बोलेगा नहीं नहीं ऐसा हुआ है और वाकई में वानर जनजाति के लोगों ने किया होगा। अब आप कहोगे नहीं बंदरों ने किया, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर वो सोचेगा बंदर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है तो अभी के बंदर तो और ज्यादा एडवांस हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं। मतलब रोज शाम को मीटिंग करना, रोल कॉल करना, रोज आ जाना मीटिंग में और रोज अगले दिन की रणनीति बनाना, ये सब संभव है क्या? तो ये तो रैशनल रामायण नहीं है। अब जो व्यक्ति ये सब लिख रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कई लोग हो सकता है कि कहते हैं कि भाई आप तुम धर्म के विरुद्ध बात करो, मैं तो इसी धर्म के मंच से ही कर रहा हूँ। लेकिन उनका स्वागत हुआ जिसने ये लिखा, और जिनकी किताब को सब मानते हैं उनको गायत्री परिवार ने भी सम्मानित किया। बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि इनके जैसी राम कथा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो रैशनैलिटी के साथ लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के लिखा, और उन्होंने कहा जो इस राम सेतु है ना, ये तो मूंगे की चट्टानों का बना हुआ था, लेकिन कई जगह पर क्या था कि चूंकि मूंगे की चट्टानें तो नहीं जानते कि इतनी बड़ी सेना यहाँ से जाएगी और उसको लंका पे चढ़ाई करनी, तो उसमें बहुत जगह पर गड्ढे हो गए थे, पीछे नहीं भर गया था। और सेना को जाना है तो बहुत सारे लोग दुर्घटनावश, एक आदमी को जाना है तो जैसे तैसे कूद फांद करके चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को वहां से गुजरना है तो रास्ते को रिपेयर करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसमें पेचवर्क किया था, रास्ते की रिपेयरिंग की थी। और जो आसपास जितने भी मूंगे की चट्टानें थी उनको उठा करके वो पहले रास्ता ठीक कर देते थे और फिर लोग आगे बढ़ते जाते थे। तो ये काम हुआ है। अब उसी को कहते हैं ये तो सेतु निर्माण, तो पूरा लक्षद्वीप फिर मूंगे का बना हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ 2000 किलोमीटर की वो इसी से बनी हुई है, तो फिर तो जाके वहां पूजा करो कि ये तो इसी की, तो ये नहीं हो सकता इसलिए सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के समय में जब आप बात करोगे तो ये सब समझाने की जरूरत है। इतनी आसानी से आप करोगे, आज के देश में तो, आज की तारीख में तो धर्म का ज्वार इतना जबरदस्त है
कि ऐसी बात करने वाला ही खलनायक हो जाएगा। ये तो मैं धर्म के मंच का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं। और मैं नरेंद्र कोहली को कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे किताब में पढ़ा, नहीं तो मेरा खुद का बनाया हुआ तो है नहीं। मुझे ये कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा कि वानर जनजाति थी और ये था वो था। तो वो उनने जो महाभारत लिखी और उनने जो वो लिखा ना, वो पूरा पूरा उस हिसाब से लिखा। अब ये एक कहानीकार और कथाकार की कल्पना भी है उसमें, उनकी बुद्धि भी है और मुझे लगता है उनका अध्ययन भी है, काफी गहन अध्ययन है। तो उन्होंने कई विषयों को जोड़ करके इस टाइप से लिखा। तो सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेटा वही है राम सेतु के रचनाकार हो, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा वहां आएंगे। और तैरते क्यों है? सिलेंट्रॉन तो बॉडी कैविटी है। सिलेंट्रॉन क्या है? बॉडी कैविटी। पोरीफेरा में जो बॉडी कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील क्योंकि स्पंज के बीच की कैविटी है, इसलिए उसका नाम है स्पॉन्जोसील। तो बॉडी कैविटी की शुरुआत कैसे हुई? बॉडी कैविटी की शुरुआत हुई फर्स्ट स्पॉन्जोसील पोरीफेरा, सेकंड उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है, और सेकंड सिलेंट्रॉन। और तीसरे नंबर पे एक कैविटी तैयार हुई जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थी, लेकिन वो फ्लूइड से थी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ था, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो ये जो सिलेंट्रॉन है और ये जो है एनिमल, ये एक तरह के क्या है, ये जो एनिमल्स हैं ये सिलेंट्रॉन वाले, तो बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन हो गई। लेकिन जो प्लेटी हेलमिंथेज आते हैं आगे, अगला सीक्वेंस आपने देखा था, उसके बाद सिलेंट्रेटा के बाद क्या लिखे थे? प्लेटी हेलमिंथेज। ये प्लेटी हेलमिंथेज है एसिलोमेट, एसिलोमेट। लेकिन यहाँ एक विशेषता है कि अभी तक जो एनिमल्स थे उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता था, यहां आकर के मीजोडर्म भी आ गया। यहां क्या हो गया? मीजोडर्म भी आ गया। और आगे जो एनिमल है निमेटो हेलमिंथेज वो है स्यूडोसिलोमेट, नकली सिलोम होती है एक तरह की, स्यूडोसिलोमेट। पी से शुरू होगा, PSEUDO, पी साइलेंट होगा, और सिलोमेट COELOMAT, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। एंड वास्तविक सिलोम जो है इसके बाद शुरू होगी, वो कहलाएगी, वो एकदम वास्तविक सिलोम तो फिर एंटेरोसिलिक सिलोम होती है जो इकाइनोडर्मेटा में शुरू होती है, यहाँ कहलाएगी शाइजोसिलिक सिलोम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में। और एनेलिडा के बाद के जितने भी एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है सिलोमेट्स। उनको क्या कहा जाता है? सिलोमेटा। वो जिस ग्रुप में रखे जाते हैं वो है सिलोमेटा, सिलोमेटा ग्रुप। और एनेलिडा से पहले वाले एसिलोमेटा, वो सारे एसिलोमेटा। देखो सिलेंट्रॉन में तो यहाँ तो सिलोम की जरूरत ही नहीं, लेकिन एसिलोमेटा में कौन आते हैं? प्लेटी हेलमिंथेज। स्यूडोसिलोम में कौन हो गए? निमेटो हेलमिंथेज। और सिलोमेटा में कौन हो गए? एनेलिडा के बाद। यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सिलोमेट है, किसमें वास्तविक सिलोम होती है। तो फिर केंचुआ लिख दिया तो केंचुआ एनेलिडा है, गोंगा लिख दिया, पाइला लिख दिया, शंख जो होता है ये सीपी यूनियो, तो वो फिर अलग होता है, ठीक है। स्टारफिश लिख दिया, और फिर एक लिख दिया इधर कि इनमें से एसिलोमेट कौन सा है, तो इधर वाला कोई स्पॉन्ज लिख दिया, तो स्पॉन्ज जो है वो एसिलोमेट होगा। और निम्न में से सिलोमेटा कौन सा है, तो ऊपर वाले में से उपरोक्त तीनों, यानी ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो वो जो है वो सही होगा। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ आपको प्रश्न के उत्तर निकालने आसान हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि मैंने कहा ना कि अब मुझे ये जबरदस्ती बताना पड़ रहा है, ये बहुत ही देखा जाए तो मतलब ग्रेजुएशन में बताया जाता है, स्कूल लेवल पे कई बार ये इतना ज्यादा डीप में नहीं समझाया जाता। अच्छे स्कूल समझाते हैं। देखो आपका कंपटीशन अच्छे स्कूल के बच्चों से है जो सिलेबस को फॉलो नहीं करते। अच्छे स्कूल का भी सिलेबस को फॉलो नहीं करते, ICSE भी नहीं करते, CBSE भी नहीं करते, MP बोर्ड भी नहीं करते। जो सिलेबस को साइड में रख के पढ़ाते हैं वो अच्छे स्कूल होते हैं, और वो बहुत डीप में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। तो डीप में और प्रैक्टिकल पढ़ाना ये अच्छे स्कूलों की निशानी है। फीस बहुत ज्यादा होती है। तो भोपाल में जो स्कूल 2 लाख रुपए फीस लेते हैं 1 साल की,
1.5 लाख लेते हैं, 1 लाख लेते हैं। 20,000 फीस वाला किताब पूरी कराता है, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। 35,000 तक वाला किताब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खेल, रंगोली प्रतियोगिता, ये वो, भाषण, डिबेट, इन पे ध्यान देता है। 50,000, 60,000, 70,000 वाले थोड़ा सा टूर वगैरह पे ले जाते हैं, पिकनिक करवाते हैं, बाहर एक्सकर्शन के लिए निकालते हैं बच्चों को, तो अदर एक्टिविटीज भी कराते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं और कुछ कराते हैं। लेकिन जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो फीस लेते हैं, ऐसे स्कूल वाले थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ, बहुत ही यूनिक टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने बताया था ना, वो स्कूल वाला जो है, अगर उसको एरोप्लेन पढ़ाना है तो वो एयरपोर्ट ले जाएंगे और बाकायदा कंपनी को सरकार से परमिशन भी लेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी परमिशन लेंगे, सिक्योरिटी वालों से भी लेंगे, सब बच्चों को अंदर ले जाएंगे, फ्लाइट के अंदर ले जाएंगे, बोलेंगे ये कॉकपिट है, देखो ये इसका इंजन है, यहाँ पायलट बैठता है, इसको बिजनेस क्लास कहते हैं, ये इकोनॉमी क्लास है, इस वाले पुर्जे को ये कहा जाता है, आप सब बैठ के देखो फ्लाइट। या हो सकता है छोटा टूर भी करवा दें वो, कि हम देखो अब इंदौर घूम के आते हैं, है ना, और इसको पूरे इंदौर के ऊपर से घुमाएंगे, फिर हम वापस भोपाल में उतरेंगे, उसके लिए वो एक तरह का पेमेंट करेंगे उसको, कंपनी को। तो इस प्रकार की चीजें करेंगे, ऐसा करके वो एक्सपीरियंस आपको दिलाते हैं। ये जो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन हुआ या एनिमल हुआ, तो वो किताबें बहुत साइड में रहती है। ये इंटरनेशनल स्टाइल है, ये जो अमेरिका की, यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की और यहाँ की जो स्कूलिंग है, वो इस स्टाइल की स्कूलिंग है। और वो जो बच्चे होते हैं ना, उनसे आपकी फाइट है, क्योंकि वो यूपीएससी फाइट करते हैं तो वो एकदम से 6 महीने में निकाल ले जाते हैं, 1 साल में निकाल ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो लर्निंग है वो दूसरे टाइप का हुआ है, और हम सब उस टाइप से पढ़े नहीं है। तो हम लोग नोट्स में घूमते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, और आजकल जो है इन चीजों का कंपटीशन है। तो आपकी फाइट उन्हें स्कूल वाले किताबें पढ़ने वाले बच्चों से आपकी कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए मैं इस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। और उनको ये सब बताया गया है, उनको वो इसी लेवल पे पढ़ते हैं। इसलिए आप सीबीएसई में नीट की तैयारी की कुछ किताबें मार्केट में देखोगे, बहुत मोटी मोटी किताबें और बहुत हैवी किताबें, और उनमें बिल्कुल दया नहीं की गई, और सूचनाएं ऐसे भरी गई है कि मतलब पढ़ो, और वो बच्चे उन किताबों को लेके पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ जो बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, 11वीं 12वीं वाले बच्चे, या जो सीबीएसई वाले और कॉन्वेंट के बच्चे, वो मार्केट में दूसरे प्रकार की गाइड पढ़ते हैं। उनकी कोचिंग वाले भी उनको दूसरे प्रकार के नोट्स देते हैं, हल्के, बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत पतले पतले से होते हैं, मतलब उनके ऊपर ये बच्चा कर नहीं पाएगा। ये वाली किताब वो मना भी कर देते, वो वाली मत खरीदना, वो तुम नहीं कर पाओ, वो फिजिक्स बहुत ऊंची है। तो वो फिजिक्स कौन करता है? वही जो 100 में से 100 लाता है, वो टॉप करता है आईआईटी में, और उसका दिमाग बिल्कुल अलग चलता है। वो जो आपके यहाँ इधर कॉलेज में सिंपल स्कूलिंग के बाद जो कॉलेज में गए और एमएससी मैथ्स कर रहे हैं, वो मैथ्स नहीं कर पाते, वो वाले उनके बराबर, उन बच्चों के बराबर नहीं कर पाते। और वो आदमी ने यदि ऑप्शनल ले लिया मैथ्स यूपीएससी में, तो फोड़ देगा उसको। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया उसने, क्योंकि आईआईटी में बहुत अच्छे से पढ़ा, तो वो उसको फोड़ देगा, तो ऑप्शनल में ही बहुत सारे मार्क्स ले जाएगा। आप और हम लटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है, आपको देखा जाए तो बहुत महंगी स्कूलिंग के स्टाइल वाला जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश की। इसीलिए हमको बहुत सारे लोग रिजेक्ट करके चले। हमारे साथ तो दूसरी तरह से बताते हैं, तो मार्केट में 99% कोचिंग जो है वो 20,000 10,000 की स्कूलिंग वाली है, और वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट समझ में आता है और बहुत सिंपल करके बताते हैं। हम बताते हैं आपको बियॉन्ड लेवल, हम ले जाते हैं आपको उस लेवल पे, प्रैक्टिकल वाले लेवल पे, है ना, जहां 2 लाख रुपए दे करके बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और फिर वो या तो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या अपना बिजनेस एम्पायर संभालते हैं, या फिर वो आईआईएम में जाते हैं, और अधिकांश लोग फॉरेन चले जाते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में सीधा ही 6 महीने में टॉप कर जाते हैं। अलग ही माइंड होता है उनका। और फॉरेन की सारी स्कॉलरशिप भी वही जीतते हैं, और सारी सीटें जो है विदेश की, अमेरिका की, वो सब उन्होंने ही ली हुई है। वही वीजा वगैरह करा के वो पहुंच जाते हैं वहां से। एजुकेशन भी फॉरेन वही लेते हैं, क्योंकि वो उस एजुकेशन से मैच करता है उनका, उनके कॉम्पिटिशन, टॉफेल से लेकर के तमाम प्रकार की जो एग्जाम्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी के लिए जानी जाती है, वो सब वही लोग निकाल पाते हैं। हम लोग निकाल ही नहीं पाते। हम तो जानते भी नहीं कि ऐसी एग्जाम्स होती हैं या उनके सिलेबस क्या है।
कुछ समझ में आ रहा है? नया नया लग रहा हो काफी चीजें। तो अब तो मुझे लगता है इस क्लास में आते आते इतना समय हो गया, मैं बिना माइक के अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, शायद आपसे अच्छा कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि रोज मेरी बिना माइक के पढ़ाने की आदत रहती, यहीं 2 दिन ये पकड़ के बैठना पड़ता है तो बेकार लगता है। तो कोशिश करेंगे अब कम लोग रहेंगे तब बिना माइक के पढ़ाएं। इसमें भी ठीक आ रहा होगा, वो गूंजेगा नहीं आवाज, ठीक है, ये चीज है। तो आप लोग भी इस प्रकार के प्रयोग अब करना शुरू कर दो। आपने नहीं किया तो कंपटीशन तो आपका उन्हीं लोगों से, यहाँ के बच्चों से थोड़ी कंपटीशन है, इसलिए वो अलग लिखते हैं, लिखते समय उनके पैरामीटर भी अलग, इसलिए तो मैं आपको टू द पॉइंट लिखने की बात करता हूँ। इसको आपके टीचर को पुराने किसी को दिखा दो, बोलेंगे हमने तुमको क्या सिखाया, तुम ये बिगड़ गए, क्या करते हो तुम, है? क्योंकि वो उसी पैटर्न में सोचना सिखाता है, उससे बाहर वो जाने नहीं देता और वो आपको इंडिया में ही रखता है। वो ना तो विदेश जाने देता, ना किसी के एग्जाम में टॉप करने देता है, टॉप करने की सोच ही नहीं है उसकी, उस टीचर की है नहीं। तो ये दिक्कत है। तो ये हमारे एजुकेशन पैटर्न की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हमारे जैसे लोग जो बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं, एडवांस सोचते हैं, हम ही विलेन हो जाते हैं। कई लोग हमें को खलनायक बना देते हैं कि ये तुमको ही नहीं आता, तुम फिट नहीं बैठते हमारे सिस्टम में, क्योंकि मार्केट तो उन लोगों का है, बड़ी संख्या में कौन लोग है, वही लोग है। और वो लोग जो है कोचिंग की उनको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो लोग तो बेसिक अपना क्लियर कर चुके, उन्होंने कर लिया अपना काम। और स्कूल भी इतना अच्छा है कि उसमें सब कुछ हो चुका है, और कॉलेज में उन्होंने खुद ने कर लिया, क्योंकि उसमें सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, कॉलेज में आते आते वो अपना सेल्फ डिपेंड हो जाता है। तो उनको एक्चुअली वो करना सिखाया जाता है कि अभी प्रोग्राम होने वाला है या मिनिस्टर आने वाले हैं, तो आज का प्रोग्राम तुम कंडक्ट करोगे। उन बच्चों को कहेंगे तुम गेस्ट को वहां लेकर आओगे। हमारे यहाँ तो हमको टच ही नहीं होने देते ना, हमारा प्रिंसिपल ही सब कर लेता है। वो स्कूल का जो सबसे तेज टीचर होता है वही कंडक्ट कर लेता है, ना तो हमको कभी स्टेज पे बोलने देते हैं, न गेस्ट से मिलने देते हैं। यहाँ एक बच्चा बकायदा उस दिन कोट पैंट टाई पहन के आया और शहर के डीएम को या चीफ गेस्ट को या चीफ मिनिस्टर को वहाँ गेट पे लेने गया। चीफ मिनिस्टर जैसे ही गाड़ी से उतरा और हेलो क्या नाम है भैया, मेरा नाम सर अविनाश है। अच्छा अविनाश बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सीएम मुझसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो फिर तो अपने प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो स्कूल में इतनी चीजें एक्टिविटी वो सीख लेता। अब वो अविनाश तो बनना ही है IAS क्योंकि वो तो वही बन गया, 6th क्लास में बना दिया। फिर उसने कहा अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ सब बच्चों को, आएगा मैं मिला रहा हूँ मैं आज आपको हमारे प्रदेश के CM से, इनको देखो ये इन्होंने ये किया, क्योंकि वो घर से तैयारी करके आया, उसके मम्मी पापा ने सब CM का प्रोफाइल वगैरह सब पढ़ के उसको तैयार करा रखा है, और वो उनके बारे में सब बता रहा है। CM को खुद को लग रहा है एक छोटा बच्चा इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो मैं को कई जगह ऐसे गेस्ट बुलाया जाता है ऐसे स्कूलों में, और जब मैं देखता हूँ वहाँ के बच्चों को तो मैं कहता हूँ मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बना बनाया DM है। और उसका जो नॉलेज और वो जब दुनिया भर के चीजों के बारे में जब बताता है और जो कविताएं सुनाता है और जिस तरह की उसकी इंग्लिश होती है, जो प्रोनाउंस करता है और वो चीजें फ्लुएंसी होती है, वो तो इतनी रहती है कि हमने कहा ये जब बड़ा होगा बच्चा, जब 9th में जाएगा 12th में जाएगा, और अगर इसने UPSC की तैयारी की तो ये तो 6 महीने में निकाल ले जाएगा। अब ऐसे बच्चे हमको मिलते नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप तो यहाँ फ्री कोचिंग में भेजेंगे नहीं, क्योंकि 2 लाख तो उसका पहली क्लास में दिया था, यानी फर्स्ट में ही दे दिया था, हाँ KG में दे दिया था उनको 2 लाख। तो अब ऐसे में वो यहाँ फ्री क्लास में थोड़ी भेजेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में आने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही हो जाएगा उसका सिलेक्शन, वो तो सब तैयार है उसका। वो लोग ऐसे बताते हैं तो ये बरोइंग एनिमल है, ये देख रहे हो एनेलिडा, ये इसमें पहली बार सिलोम था, तो वो दया नहीं करते, वो दया नहीं करते, उसका तैयार हो जाएगा सिलोमेटा। इसलिए मैंने आपको सिलोमेटा बताया, और इसलिए मैं इग्नू के नोट्स आपको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इग्नू ने हमारी ट्रेडिशनल नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स को रिजेक्ट कर दिया। इग्नू के बिल्कुल अलग नोट्स हैं, उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। NCERT को उसने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, NCERT को आगे नहीं ले गया, वो NCERT को वहीं छोड़ दिया उसने। ICSE को और NCERT को दोनों को मिला करके उसने एक नया प्रयोग किया, और उसमें देश भर के जाने पर मैंने जितने बड़े बड़े लोग थे जो सिलेबस डिजाइन करने वाले, उन लोगों ने वो मटेरियल तैयार किया। इसलिए आप लोग उसको फॉलो करो, ठीक है। मैंने हमारी रेगुलर क्लास में भी उसका हवाला दिया था कि वो जो नोट्स हैं वो बहुत जबरदस्त है। अभी मैं एक बाप बेटी का एग्जांपल दे रहा था कि उसके पिता 20 साल पहले 3 साल तक मेरा विश्वास नहीं करते थे। उसके पिता को मैंने 3 साल तक बताता रहा कि ये नोट्स पढ़ो IAS हो जाओगे, ये नोट्स पढ़ो IAS हो जाओगे। तीसरे साल उसने किया, वो डिप्टी कलेक्टर बना और 4 अटेम्प्ट उसके चले गए, और MPPSC में उसने टॉप किया और वो डिप्टी कलेक्टर बना क्योंकि उसने हमारी बात मानी। तो बहुत कठिन काम था। अभी उसकी बेटी 3 साल फिर वो पढ़ी,
उसको 3 साल तक मैं बोलता रहा, बोले मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बात नहीं मानती, मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आप ही समझाओ। मैं तुमने भी तो 3 साल बाद मानी थी, क्योंकि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते हो गया, अब मेरे पास सेकंड जनरेशन आने लगी है, 26वां साल चल रहा है मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो शादी उसकी हो चुकी थी, बेटी पैदा हो चुकी थी और वो बना था। तो अब उसकी बेटी जो है वो 3 साल पढ़ ली, बात नहीं मानी उसने, और 3 साल तक मैंने उसको ये पढ़ने के लिए कहता रहा, लेकिन वो अपने ईगो में रही। जब नहीं हो पाया तो उसने चौथे साल मेरे कहे अनुसार उस चीज को माना और उसने इग्नू के नोट्स पढ़े। तो अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, अभी प्री मेंस दोनों हो गया था, अब इंटरव्यू दे रही, अब इंटरव्यू है उसका यूपीएससी का, और इस बार हो भी जाएगा उसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ वो इतनी आसानी से नहीं मानते कोई भी। मतलब 3-3 साल तक हो सकता है मेंस फेल हो जाए आप, उसके बाद जाकर के फिर आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल सही कहा जा रहा था, मतलब वाकई में ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं पास होते। तो मैं आपको पहली बार में मान लो, इसमें से आप में से यदि किसी की श्रद्धा जाग रही हो और अगर बिना कोई ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो अभी मान लो, ठीक है। हमको ऐसे कुछ बच्चे चाहिए जो एकदम से बात मान ले, तो वो 1 साल में निकल जाएंगे, नहीं तो 2 साल में निकल जाएंगे, नहीं तो फिर आप प्रयोग करते रहो। प्रयोग करने वाले जितने लोग हैं वो सब फिर रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। पर वो उसने मानी, सक्सेस हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल देखा, पिता ने 3 साल नहीं मानी थी, चौथे साल माना, डिप्टी कलेक्टर बना, क्योंकि आईएएस देने के अटेम्प्ट बचे नहीं थे, वो उसी में खो दिए उसने ट्रायल एंड एरर में। बेटी ने माना 3 साल बाद, वो इस साल बन रही है। इसका मतलब वो काम करता है, 25 साल बाद भी काम करता है, 20 साल बाद भी वो चीज काम करती है, वो बेकार नहीं हुई है, वही ना। तो वो क्यों है? क्योंकि वो परफेक्ट है, वो उस तरह से आपको सोचना सिखाते हैं। वही नोट्स में से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो सिलोमेट की लिस्ट बना के आई है। थोड़ा सा आज समय थोड़ा हमारा ऐसे चला गया, कल कोशिश करेंगे, इन्हीं से निवेदन करेंगे। तो आज तो यही शांति पाठ करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क समझ में आ गया, आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिखिए, फिर